नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की टॉप हेडलाइंस के साथ। महाकुंभ में आज वसंत पंचमी पर तीसरा अमृत स्नान जारी। साधु संत और आम लोग लगा रहे हैं संगम में आस्था की पवित्र डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन मुस्तैद। सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से अधिकारियों से ले रहे हैं अपडेट। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज से दोनों सदनों में शुरू होगी चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। अंतिम समय में भाजपा, आप और कांग्रेस के दिग्गजों ने झोंकी ताकत। 5 फरवरी को होगा मतदान। और भारतीय अमेरिकी संगीतकार और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने जीता ग्रैमी। एल्बम त्रिवेणी के लिए मिला बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैंट एल्बम की कैटेगरी में अवार्ड। और सबसे पहले बात दिव्य भव्य महाकुंभ और तीसरे अमृत स्नान की। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का वसंत पंचमी पर आयोजित तीसरा अमृत स्नान सुबह से जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक तरीके से भव्य रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ प्रातः 4 बजे ध्वज, पताकाएं, बैंड बाजों के साथ स्नान करने के लिए निकले। इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान की शुरुआत की। विभिन्न अखाड़ों का ये अमृत स्नान आज दोपहर 4 बजे तक चलेगा। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ 2025 का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर शुरू हुआ था। वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ था। तीसरे अमृत स्नान के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने नए सिरे से कार्य योजना लागू की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव, गृह एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं और उन्हें आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। प्रयागराज में आज शासकीय अवकाश है। इसके साथ ही तीसरे अमृत स्नान पर सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुख सुविधा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बल सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंदोबस्त को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए महाकुंभ क्षेत्र को वीआईपी वर्जित क्षेत्र बनाया गया है। भीड़ वाले क्षेत्र को चिन्हित कर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के आने और जाने के अलग अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि वे आसानी से पवित्र स्नान कर सके। वहीं मेला क्षेत्र में सभी प्रवेश मार्गों पर सिविल पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मार्ग पर मजबूत बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा लोगों की भारी संख्या को कंट्रोल करने के लिए शहर में 88 होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के मार्गदर्शन के लिए सभी रास्तों और घाटों पर साइनेज लगवाए गए हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से मेला क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुरक्षा प्रबंध में किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 3:30 बजे से अपने सरकारी आवास स्थित वॉर रूम में डीजीपी, प्रमुख सचिव, गृह एवं मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों के साथ बसंत पंचमी के अमृत स्नान का लगातार अपडेट ले रहे हैं और आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं।
महाकुंभ नगरी प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान जारी है। प्रशासन और सरकार की बेहतरीन व्यवस्था से विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और श्रद्धालु सुगमता पूर्वक अमृत स्नान के सहभागी बन रहे हैं। महाकुंभ की गई व्यवस्था से विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर खुश और संतुष्ट नजर आए हैं। पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी कमलानंद गिरी जी ने कहा है कि आज का स्नान सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से हुआ है। वहीं निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर जयगिरी और साध्वी निरंजन ज्योति ने श्रद्धालुओं से अपने निर्धारित स्थानों पर शांति से स्नान की अपील की है। आज का स्नान सुविधा युक्त सुगमता पूर्वक हुआ है। इस स्नान के लिए लाखों सन्यासी देश विदेशों से यहाँ इकट्ठे होकर आए हैं। करोड़ों भक्त लोग आए हैं और विगत मौनी अमावस्या की अपेक्षा ये वाला स्नान प्रशंसनीय और अनुकरणीय रहा है। प्रशासन की चुस्ती और फुर्ती और भक्तों की सावधानी, इन दोनों के कारण आज का स्नान बड़ा सफल सुगम हुआ है। महाकुंभ में बसंत पंचमी जो होती है, ये विशेष महत्व रखती है और महाकुंभ के शुभ पर बसंत पंचमी में किया गया स्नान कल्याणकारी होता है, मोक्षदायी होता है और उस बिछड़े हुए परमात्मा से मिलाने वाला होता है। इसमें कोई दो राय नहीं। ये अमृत स्नान बहुत व्यवस्था और सुव्यवस्थित किया गया है। मैं सर्वप्रथम योगी आदित्यनाथ जी को, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा शासन प्रशासन व्यवस्था है। बसंत पंचमी का स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान नहीं कर सके हम, दुखद समाचार था, लेकिन ये स्नान जो हो रहा है बहुत सुंदर, बहुत भव्य और बहुत दिव्य हो रहा है। आज सभी को मेरी शुभकामनाएं बसंत पंचमी के इस शाही स्नान के, अमृत स्नान की, और सभी लोग सुरक्षित स्नान करें, अपने अपने स्थान पर जाकर के बैठ करके आराम से स्नान करें। पूरा मेला क्षेत्र है, कहीं भी स्नान करें। प्रयागराज महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण ने प्रशासन की व्यवस्था को बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं और आज हमारे भीड़ नियंत्रण के उपाय अच्छी तरह से लागू हैं। सभी अखाड़ों का स्नान सफलतापूर्वक संपन्न हो रहा है। व्यवस्था बहुत अच्छी है। भीड़ नियंत्रण आज हमारा काफी अच्छा है और सारे अखाड़ों का जो स्नान है वो बड़ा सकुशल संपन्न हो रहा है और समय से पहले ही वो संपन्न हो रहा है। 3 अखाड़ों का स्नान अभी तक हो चुका है, महानिर्वाणी अखाड़े का, निरंजनी अखाड़े का और जूना अखाड़े का, और भी अभी जो स्नान है वो सभी सकुशल संपन्न होंगे। तो प्रयागराज के महाकुंभ में इस समय तीसरा और अंतिम स्नान जारी है, जिसको साधु संत और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह इस समय देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि आज के दिन 5 करोड़ श्रद्धालुओं का अनुमान है कि वो आज आस्था की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज से हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। डीडी न्यूज़ पर महाकुंभ से जुड़ी हुई महाकवरेज इस समय जारी है। इस समय हमारे 2 संवाददाता प्रयागराज के अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं, विकास सिंह और सिद्धार्थ भारद्वाज। आइए सीधा उनका रुख करेंगे। विकास के पास सबसे पहले जाना चाहेंगे। विकास, व्यवस्था ऐसे दिख रही है कि करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने के बावजूद भी भीड़ कहीं एक साथ इकट्ठी होती हुई नजर नहीं आ रही है। और इससे पहले हमने डीआईजी को भी सुना कि उन्होंने भी जिस तरीके से कहा कि मौनी अमावस्या के दिन जिस तरीके का हुआ, उससे सबक लेते हुए कहीं ना कहीं आज की जो व्यवस्था है बेहद ही सुचारू रूप से चल रही है, बेहद ही सुगम तरीके से चल रही है और कहीं ना कहीं दिख रहा है एकता और समरसता का ये महापर्व। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसी व्यवस्थाएं आज की गई हैं जिससे भीड़ एक जगह बिल्कुल इकट्ठा नहीं हो रही है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये जो मार्ग है ये अखाड़ों का मार्ग है। अभी जो वैरागी अखाड़ों का स्नान अब शुरू हो गया है। इसके साथ साथ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे ये पूरा आपको दिखाना की कोशिश करें कि एक तरफ से जो लोग पब्लिक आ रही है, ये हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में संगम तट पर पहुंच रही है, ये वो पब्लिक है। इसको इस तरीके से मैनेज किया गया है कि जगह जगह डाइवर्जन किया गया है, 1 वे रूट किया गया है, कि एकल दिशा मार्ग किया गया है कि लोग आए और स्नान पर एक तरफ से आए और निकलने के लिए एक दूसरा मार्ग दिया गया है जिधर से वो बाहर जा सकते हैं। पांटून पुलों को खोल दिया गया है जिससे कि वो जहां जाना चाह रहे हैं, झूसी के एरिया में जाना चाह रहे हैं, अरेल के एरिया में जाना चाह रहे हैं, संगम से अरेल जाना चाह रहे हैं या अरेल से संगम आना चाह रहे हैं, उन सभी पांटून पुलों की जानकारी जगह जगह डिस्प्ले के द्वारा इन लोगों को दी जा रही है और संगम तट पे
आने के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इन जगहों से लगातार लोगों को बताया जा रहा है कि आप कैसे निकटतम दूरी तय करके वहां तक पहुंच सकते हैं, क्या क्या सहूलतें हैं आपकी। प्रयागराज के सभी चौराहों पर ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी गई है, डाइवर्जन प्लान जो बनाया गया है, उसी के कारण ये संभव हो पाया है कि आज का स्नान इतनी सुविधाजनक तरीके से हो रहा है। अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा ज्यादा पैन करें अपने कैमरे को और पीछे की तस्वीरें भी दिखाएं जहां पर हो सकता है धुंध थोड़ी सी होगी। इस तरफ कहेंगे कि अभी उस अखाड़े जो पहुंचे हुए हैं संगम तट पे, वो पीछे का दृश्य है। इसके बाद अगला अखाड़ा यहाँ पर आएगा। फिलहाल बैरागी अखाड़ों का स्नान जारी है। पंच निर्मोही अनि अखाड़ा पहुंचा हुआ है संगम तट पर और उसके बाद पंच दिगंबर अनि अखाड़ा आएगा। इसके बाद पंच निर्मोही अनि अखाड़ा आएगा। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और एक अखाड़ा जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है उसके बाद पूरी तरीके से साफ सफाई कर दी जाती है। बिल्कुल विकास, तो कहीं ना समय सारणी के हिसाब से अखाड़े इस समय अमृत स्नान कर रहे हैं। यहाँ सिद्धार्थ के पास भी चलेंगे। सिद्धार्थ, आप कुछ देर पहले उस गेट पर खड़े थे जहाँ से श्रद्धालुओं की एंट्री होती है और लगातार ये नज़ारे दिखा रहे थे, ये तस्वीरें हम तक साझा कर रहे थे कि बेहद ही शांतिपूर्ण तरीके से, चाहे कितनी भी किलोमीटर उन्हें चलना पड़े, शांतिपूर्ण तरीके से इस समय श्रद्धालु अमृत स्नान करने जा रहे हैं और अपने गंतव्य तक फिर आगे पहुंच रहे हैं। पुलिस और प्रशासन इस समय मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। ये डिजिटल महाकुंभ भी है तो AI का सहारा भी लिया जा रहा है और उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। सुबह 3:30 बजे से ही अधिकारियों के साथ उन्होंने अपने आवास पर ही वॉर रूम स्थापित किया हुआ है। बिल्कुल भावना, और यही नहीं, साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ आते भी रहे हैं और हफ्ते में करीबन 2 बार वो यहाँ आ जाते हैं। और मैं इस वक्त काली मार्ग पर हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा भावना, जहाँ से सारे श्रद्धालु जो है त्रिवेणी संगम की ओर जा रहे हैं। करीबन 5 करोड़ लोग आज जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे त्रिवेणी संगम में। यहाँ से रास्ता यहाँ से भी काफ़ी दूर है और 20-20, 25-25 किलोमीटर से ये लोग अपने सिर पर सामान रख के आ रहे हैं। ये आस्था की डुबकी लगाने आ रहे हैं। एक आस्था है, एक दिव्य शक्ति है जो इनको जोड़ के रखती है। जब हमारी बात श्रद्धालुओं से यहाँ पे हुई तो श्रद्धालुओं ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, कोई भी तापमान हो, लेकिन जब उन्हें डुबकी लगानी है तो डुबकी लगानी है, क्योंकि ये जो संयोग बना है, जो 144 साल के बाद ये संयोग बना है, जिसको पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। 12 साल के बाद महाकुंभ, 144 साल के बाद पूर्ण महाकुंभ। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से, मैं कैमरा पर्सन को अपने आपको दृश्य दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। ये देखिए आस्था की डुबकी लगाने के लिए कैसे सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ श्रद्धालुओं का। और यहाँ मैं एंट्री गेट पे हूँ काली मार्ग के, और देखिए प्रयागराज महाकुंभ 2025, लोगों का कहना है कि जब वो डुबकी लगाते हैं और डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो ऐसा उन्हें कभी फील जिंदगी में कभी नहीं हुआ। और इनफैक्ट पूरी भारत से ही नहीं भावना, पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और जो पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं बाहर के देशों से भी, उनका कहना यह है कि जब वो डुबकी लगाकर बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। इनफैक्ट भावना, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटी से, जो बाहर की यूनिवर्सिटी जो दुनिया में फेमस है, यानी जैसे कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड, वहां से भी रिसर्चर्स यहाँ आकर इस बारे में शोध कर रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी गैदरिंग जहां पे 45-40 करोड़ आदमी आएगा और अभी 34 करोड़ के लगभग लोगों ने स्नान कर लिया, इतनी शांतिपूर्वक तरीके से वो कैसे चल रहा है, तो ये भी शोध कर रहे हैं। तो अपने आप में दिखाता है कि कितना अच्छा आयोजन है, कितना शांतिपूर्वक आयोजन है। और इस आयोजन की बात सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में हो रही है कि कैसे 40-45 करोड़ लोग एक जगह आकर एक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से स्नान कर रहे हैं और उनको दुनिया में सबसे अच्छा लग रहा है। शांति भी बहुत, यहाँ पर सफाई भी बहुत है। भावना कहता है कि परिवार को एक सूत्र में बांधकर आगे चलना है। सिद्धार्थ, और इसका विहंगम दृश्य हम देख भी रहे हैं। सिद्धार्थ और विकास, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए और पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। न्यूज़ एट 10 में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे संसद के बजट सत्र से जुड़ी खबरों की। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ, मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और आइए अब बात कर लेते हैं संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई। 31 जनवरी से शुरू हुए संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। शनिवार 1 फरवरी बजट पेश होने के बाद अब आज से दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की होगी शुरुआत। राज्यसभा में सांसद किरण चौधरी इस पर चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगी और सांसद नीरज शेखर प्रस्ताव का करेंगे समर्थन। इसके साथ ही उच्च सदन में सांसद प्रेमचंद गुप्ता और सांसद नरेश बंसल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी जाएंगी और इसके साथ ही उच्च सदन के पूर्व सदस्य पलवलास राजशेखरम के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं लोकसभा की बात कर लेते हैं तो यहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की होगी शुरुआत। लोकसभा सांसद रामवीर सिंह बिधोड़ी चर्चा की शुरुआत का प्रस्ताव करेंगे और सांसद रविशंकर प्रसाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। इसके साथ ही लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पेश करेंगे। ये विधेयक आणंद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट को सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव करता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना से सरकार के सहकार से समृद्धि की सोच को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही लोकसभा में महासचिव राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त 2 विधेयक सभा पटल पर रखेंगे। लोकसभा में विद्युत राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की वर्तमान स्थिति पर बयान देंगे। साथ ही विभिन्न समितियों से जुड़े प्रतिवेदनों और प्रस्तावों पर भी सदन में पेश किए जाएंगे। दोनों ही सदनों में विभिन्न विधायी कार्यों के साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न भी पूछेंगे। ऋषि सिंह हमारे संवाददाता संसद भवन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि का रुख करेंगे। ऋषि, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आज के दिन की बात की जाए, दोनों सदनों के विधायी कामकाज की बात की जाए, तो बेहद ही लोकहित और जनहित से जुड़े कुछ विधेयक और साथ ही साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की आज से शुरुआत होने वाली है। इसके साथ साथ और कुछ क्या अहम रहने वाला है आज दोनों सदनों के विधायी कामकाज में? देखिए, जहाँ तक बजट सत्र की बात करें तो बजट सत्र में हमने देखा कि बजट आ चुका है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद इस बजट सत्र की शुरुआत उसी समय हो गई थी जब उनका अभिभाषण शुरू हुआ जॉइंट सेशन के तरीके से। और उसके बाद अब ये सबसे महत्वपूर्ण पल ये होता है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा शुरू होती है। जैसे कि आपने बताया कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में यह सूचीबद्ध की गई है और दोनों ही सदनों में चर्चा शुरू होगी। विपक्ष की पूरी कोशिश रहती है कि इसके माध्यम से वे अपने मुद्दों को उठाएं। राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये होता है कि इसमें कोई भी सांसद स्वतंत्र होता है किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए। इसी वजह से हमने देखा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी अगर कोई विपक्ष ऐसे मुद्दों को रखता है तो उस पर काउंटर भी अच्छे से उनको दिया जा सकता है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण पहलू होता है, खासतौर से संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान। इसमें जो विषय की जो सीमा है उसका बंधन नहीं होता है और ये सांसदों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है कि वो सदन के अंदर स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। अब विपक्ष की क्या रणनीति है, जैसे कि हम जानते हैं कि जिस दिन बजट पेश हुआ था उस दिन भी समाजवादी पार्टी ने शोर शराबा और हंगामा करने की कोशिश की थी कुंभ को लेकर। तो ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कि ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान भी विपक्ष ने इस बात के संकेत दिए थे कि वो उनको मुद्दा बनाएंगे, उन पर चर्चा चाहेंगे, कार्यस्थगन प्रस्ताव दिए जाएंगे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण मुझे लगता है कि दोनों ही पक्षों के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू होता है कि वो इसके माध्यम से अपने मुद्दों को जनता के बीच में पहुंचा पाएं। और इसके अलावा जो बेहद महत्वपूर्ण लोकसभा में एक विधेयक भी सूचीबद्ध है जो सहकारिता से जुड़ा हुआ है। और हम जानते हैं कि आनंद में, गुजरात के आनंद में जो यूनिवर्सिटी है उसको नाम उसका बदलकर दूसरा नाम है, साथ ही साथ उसको राष्ट्रीय महत्व के इंस्टीट्यूट के रूप में उसको स्थापित करने का जो उस प्रावधान है उस विधेयक में, वो बेहद महत्वपूर्ण विधेयक है। आज इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा
चूंकि दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा होनी है जी, इस वजह से हम कह सकते हैं 11 बजे से दोनों ही सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। उसके बाद देखना होगा कि किस तरीके से आगे सदन की कार्यवाही चलती है और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा दोनों ही सदनों में शुरू होती है। फिलहाल ऋषि, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज़ एट 10। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। रुकी पेंशन होगी चालू। 60 प्लस को 2500, 70 प्लस को 3000 रुपए। 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। भाजपा सरकार चाहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं हम दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं। 699 उम्मीदवारों में से 603 पुरुष और 96 महिला उम्मीदवार इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होनी है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार थमने के एक दिन पहले रविवार को सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली के दंगल में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी के कई दिग्गज नेता आज जनता से वोट की अपील करेंगे। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सबसे पहले बिजवासन विधानसभा सीट के लिए मेहरौली में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो नजफगढ़ में जनता को संबोधित करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री जंगपुरा में चुनावी रैली करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा बुराड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव के मद्देनजर दिल्ली बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। दिल्ली चुनाव में सभी दल धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। पार्टियां अपने फायर ब्रांड नेताओं को मैदान में उतार रही हैं। कांग्रेस भी दिल्ली की कुर्सी हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज प्रचार के अंतिम दिन अजय माकन, संदीप दीक्षित समेत कई नेता सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज दोपहर में कोटला मुबारकपुर में रोड शो करेंगी और जनता से वोट की अपील करेंगी। सत्ताधारी आप पार्टी इस बार भी दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने की तैयारी में है। अपने दिग्गज नेताओं के चुनाव मैदान में प्रचार कर रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मौसम प्रदूषण और राजनीतिक प्रदूषण के कारण लोग दिल्ली में रहने से चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में दिल्ली में शासन व्यवस्था विफल रही है। You are all worried to stay here in Delhi because of weather pollution and also political pollution. Both are dangerous for health. For the last 10 years, Delhi, the governance has totally failed. It is a failed model, I can say. Without creating wealth, what is the right of politicians to distribute wealth? आगे बढ़ते हैं। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज, एम्बियंट और चांट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किया है। चंद्रिका ने अपने सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर कैलरमैन और जापानी सेलो वादक इरू मात्सुमोतो के साथ यह पुरस्कार जीता है। रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा आयोजित सबसे बड़े संगीत पुरस्कार समारोह का 67वां संस्करण रविवार को लॉस एंजलिस के Crypto.com एरेना में आयोजित किया गया।
टंडन ने पहले समकालीन विश्व संगीत कैटेगरी में सोल कॉल के लिए 2011 के नामांकन के बाद ग्रैमी जीता था। पेप्सिको की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा नूई की बड़ी बहन हैं चंद्रिका टंडन। इसी के साथ न्यूज 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे खबरों का सरपंच न्यूज पंच, मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।